हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसके पहले वीडियो में हमने कुछ नंबरों के बारे में जाने थे, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या होता है। इन सभी नंबरों के बारे में इसके पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके पहले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो सबसे पहले आपको वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको उदाहरण नंबर 1 से उदाहरण नंबर 4 तक समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला उदाहरण है, क्या लिखा है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ये हमें क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन जो है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को चलिए आइए हम आसान तरीके से सीख लेते हैं। मैंने बताया था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। यहाँ पे देखिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है, हम आपको बता दें प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ऐसी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। या गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसा कि 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक की ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम सबसे पहले जानते हैं संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। तो चलिए आइए यहाँ पे हम इसका हल किस तरह से लिखेंगे, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये जो 4 की पावर n दिया है इसे ही हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 की पावर n। तो सबसे पहले 4 का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 4 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 2। पावर में n है तो हम n लिख देंगे। अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगा, इसे हम देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया है। क्या हम 4 के पावर 1 कर देते हैं तो क्या होगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। क्या यह शून्य पर समाप्त होगा, नहीं होगा। तो अगर हम 4 की पावर क्या करते हैं, 2, जहां n क्या है, जहां n जो ये है, ये n क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। 4 की पावर 2 कर देते हैं तो क्या होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 की पावर अगर 3 करते हैं तो क्या होगा, 4 चौको 16, चौको 64 हो जाएगा। तो ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कभी भी कोई नंबर शून्य पर जब समाप्त होता है, जब उसके गुणनखंड में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। जब किसी भी नंबर के गुणनखंड में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हमें किस तरह से लिखना है हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या उपस्थित, 2 तो उपस्थित है, लेकिन क्या 2 और 5 आना चाहिए। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो वह शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए यह कभी भी शून्य पर समाप्त
नहीं होगा। इस तरह से आपको इसका आंसर लिख देना है। समझ में आ गया? यहाँ पे लिखेंगे 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसका रीजन भी लिख देना है, तो मैं यहाँ पे आपको इसका रीजन लिख के बता देता हूं। ठीक है, तो इसका रीजन आपको किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये आपको रीजन भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस तरह से आपको रीजन भी एग्जाम में लिख देना है, जिससे आपके एक भी अंक ना कटे। तो ये क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, जिसे आप स्वयं से करके बताइएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया 6 के पावर n, ठीक है, 6 के पावर n अंक क्या शून्य पर समाप्त होगा? तो यहाँ पे देखिए, इसका भी आंसर मैं यहीं पे बता देता हूं। जैसे इसके गुणनखंड हम करेंगे तो क्या होगा, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3, इसमें 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 के पावर n, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 की पावर n। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 6 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 की ओर। उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हिंदी में बोलते हैं एचसीएफ को महत्तम समावर्तक। ठीक है, और यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है हल, और सबसे पहले 6 के आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 6 के गुणनखंड आप करेंगे तो ये कट जाएगा 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसके बाद हम 20 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 20 2 दहम 20, 2 पाँचे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, तो चलिए आइए हम 6 को किस तरह से लिखेंगे। तो 6 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 3। ठीक है, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 20 बराबर 2 गुणित 2 गुणे 5। यहाँ पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणे 5। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और 20 का एचसीएफ। सबसे पहले 6 और 20 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 6 और 20 में कॉमन क्या है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, पर इन दोनों में से छोटा कौन है। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर ये 2 की पावर 2, यानी ये तो 4 है और ये 2 है, तो यहाँ पे ये 2 आएगा आपका एचसीएफ। 2 कॉमन जो होता है वही आपको लिखना है। जैसे 2 दोनों के पास है,
तो इसमें से कॉमन कौन है दोनों के पास, तो 2 है। तो इसमें से छोटा 2 कौन है, तो ये 2 है, सिंपल 2 की पावर 1 वाला। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है 2। ये आपका क्या निकल गया, एचसीएफ। इसके बाद हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और 20 का एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या करना है कि ये 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, पर इन दोनों में 2 में से बड़ा 2 कौन है, तो 2 की पावर 2 यहां पे लिखेंगे इंटू 3। 3 से कोई बड़ी घात है तो नहीं है, तो फिर 3 ही लिखेंगे। और यहाँ पे इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 2 की पावर 2 लिखा जा चुका है। इसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे 5। इतना आपको समझ में आ गया। इसको आप गुणा कर दीजिए, 2 की पावर 2 यानी 4 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 4 तिहाई 12 पंचे 60। तो ये आपका आ जाएगा 6 और 20 का एलसीएम 60 होगा, 6 और 20 का एचसीएफ 2 होगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2 भी समाप्त होता है। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके तो चलिए आइए इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 3, जिसमें हमें पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके पहले उदाहरण नंबर 2 में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं, और इसका एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको एक्सरसाइज पूरा आपसे बनने लगेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हल। सबसे पहले 96 के गुणनखंड करेंगे, इसके बाद 404 का गुणनखंड। ठीक है, तो चलिए आइए कर लेते हैं। सबसे पहले 96 के आप यहाँ पे गुणनखंड कर लीजिए। 96 बराबर क्या होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 चौके 8, 2 आठे 16। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इतना समझ में आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 5 बार 2 हो गया, और गुणे में क्या है 3। इतना समझ में आ गया। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 96। 2 कितनी बार है, देखिए 2 5 बार है, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 5 गुणे 3। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 404 का गुणनखंड यहाँ पे हम कर देते हैं। क्या लिखेंगे, 404। ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 दूना 4, 0 का 0, 2 दूना 4। समझ में आ गया। इसके बाद ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 0 का 0 और 2 एकम 2, और 101 से ही डिवाइड होगा, कितनी बार में, एक बार में। इतना आपको समझ में आया। तो 404 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 101। यहाँ पे 404 बराबर, और आप लिखेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार, गुणे 101। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आइए अब हम निकालते हैं 96 और 404 का एचसीएफ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 96 और 404 का एचसीएफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ में देखना है कॉमन क्या है। तो 2 यहां भी है, 96 में भी और 404 में भी 2 है, पर इन दोनों में छोटा 2 कौन है, तो आप कहेंगे सर ये 2 की पावर 5 है, ये तो बड़ा है, और ये 2 की पावर 2 है, तो ये छोटा है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 आप यहाँ पे लिखिए, यही आपको लिखना होगा, 2 की पावर 2। इसका मतलब 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4। तो ये आपका 96 और 404 का क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अब हम निकाल लेते हैं 96 और 404 का एलसीएम। 96 और 404 का एलसीएफ, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, चलिए यहां पे बच्चों सबसे बड़ी घातों को लेना है। तो यहां पे देखिए 2 की पावर 5 से क्या कोई बड़ा है, तो कहेंगे नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 गुणे। आगे बढ़ते हैं, क्या 3 की पावर जैसे यहाँ पे क्या है 1, क्या इसके पावर से कोई बड़ा है, तो कहेंगे सर नहीं है, तो यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे 3 इंटू, यहाँ पे दूसरे लाइन पे देखिए 404 में 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 5 पहले ही लिखा गया, तो ये नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद क्या लिख देंगे 101। इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 5 यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 2 की पावर 5 यानी ये क्या होगा 32 गुणे 3 गुणे 101।
यहाँ पे 32 में आप 3 का गुणा करिए तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, क्या आएगा 96 गुणे 101। यहाँ पे 96 में आप 101 में 96 का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं 6 एकम 6, 6 शून्य शून्य, 6 एकम 6, ठीक है। 9 एकम 9, 9 शून्य शून्य और 9 एकम 9, इसको आप ऐड कर दीजिए तो 6 9 6 9। यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा बच्चों 96 96 इसका आंसर आएगा। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे 96 और 404 का एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा और 96 और 404 का जो एलसीएम होगा वो 9696 होगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसके बाद आइए बढ़ते आगे उदाहरण नंबर 4 की ओर। ये आइए इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 4, और यहाँ पे आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 1.1, और ये है उदाहरण नंबर 4। क्या बोला है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे भी हम आसान तरीका से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। सबसे पहले 6 के गुणनखंड करेंगे, इसके बाद 72 का गुणनखंड करेंगे और इसके बाद 120 का गुणनखंड करेंगे। समझ में आ गया। तो चलिए आइए सबसे पहले तो हम गुणनखंड ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमें भी इसमें एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 6, इसके बाद 72 और इसके बाद 120, ठीक है। चलिए यहाँ पे 6 का गुणनखंड 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 72 का ये 2 से डिवाइड होगा, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 नाम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इस तरह से ये 72 के अभाज्य गुणनखंड है। इसके बाद 120 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 2 से, 2 छक्का 12, 0 ज्यों का त्यों। ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 0 ज्यों का त्यों। और ये जाएगा 2 से 15 दूनी 30, ये जाएगा 3 पाँचे 15 और ये 5 एकम 5। तो चलिए आइए इन सभी को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 3, समझ में आ गया। इसके बाद 72 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 कितनी बार है 1 2 3, तो हम सीधा यहाँ पे लिख देते हैं 2 के पावर 3, और 3 कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पे 3 के पावर क्या लिख देंगे 2। इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद 120 में 2 कितनी बार है 1 2 3, 2 कितनी बार है 3 बार, 2 के पावर लिख देंगे 3 गुणे 3 कितनी बार है 1 बार, तो गुणे 3 गुणे 5 भी एक ही बार है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो चलिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे 6, 72 और 120 का एचसीएफ। क्या लिखेंगे 6, 72 और 120 का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का ट्रिक आप जानते हैं, इसके पहले 2 क्वेश्चनों में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए 2, इन सभी में कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन क्या है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो इन 2 में से छोटा घात का 2 कौन है, तो यहाँ पे तो 2 की पावर 1 ही है, 2 कितनी बार है 1 ही बार है। ठीक है, तो सबसे छोटा 2 यहाँ पे है क्या 2। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 क्या सभी के पास है, हाँ तो बिल्कुल 3 सबके पास है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है। इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 3। तो इन दोनों का आप गुणा करिए तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, यानी 6, 72 और 120 का जो एचसीएफ होगा बच्चों वो क्या होगा 6 होगा। इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए आइए अब हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे 6, 72 और 120 का एलसीएम। तो चलिए आइए 6, 72 और 120 का एलसीएम किस तरह से निकालेंगे। इनमें आपको बड़ी घातों को लिखना है, ठीक है, उच्च घातों को लिखना है। जैसे 2 के पावर 1 है, क्या इससे कोई बड़ा है, तो यहाँ पे हाँ 2 के पावर 3 है, तो इसे हम लिख लेंगे 2 के पावर 3 गुणे। आगे बढ़िए तो 3 की पावर 1 है, क्या इसके पावर से कोई बड़ा है, तो कहेंगे 3 की पावर 2, तो इसको लिख लीजिए 3 की पावर 2 इंटू। आगे बढ़िए ये 2 लिखा जा चुका, दोबारा से नहीं लिखना है, 3 भी नहीं लिखना है। इसके बाद क्या बचा 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 की पावर 3 गुणा करिए, 2 के पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 त्रिका 9 गुणे
5। ठीक है, 9 और 8 का गुणा होगा तो 9 8 हो जाएगा बच्चों 72 गुणित 5। यहां पे आप गुणा कर दीजिए तो 5 दूनी 10, 10 की हो जाएंगे शून्य, हासिल 1 और 5 सते 35 और 1 36, 360 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे आप देख लीजिए 6 72 और 120 का जो एलसीएम होगा वो 360 होगा, 6 72 और 120 का एचसीएफ होगा 6 होगा। इतना आपको समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको कंटेंट मिलता रहेगा, पूरे उदाहरण, पूरे एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। बस आप सपोर्ट बनाई रखिएगा। चलते नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।